Hello everyone, good morning to all of you. So let's start with the newspaper discussion of 13th of November. Before that, if you want the PDF of this particular video, you can go to Telegram and search for Study Score Official. You'll get the PDF there. ओके द फर्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज अबाउट कॉप 26. इसका ड्राफ्ट बन रहा है अभी, ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ड्राफ्ट क्या होता है. जब भी कोई मीटिंग या अग्रीमेंट खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर जितने भी फाइंडिंग्स एंड जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं उन सबको एक ड्राफ्ट के अंदर डिसाइड किया जाता है और लिख कर रिलीज किया जाता है इसको, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट. देखिए कॉप 26 रिसेंटली हुआ है 2021 में, दैट हैज़ बीन हेल्ड इन ग्लासगो एंड इसमें अगले दो कॉप्स का वेन्यू डिसाइड किया गया है, कॉप 27 एंड कॉप 28 का, जो कि अगले 2 साल में होने वाले हैं. कॉप 27 जो नेक्स्ट ईयर होगा दैट विल बी इन इजिप्ट, दैट एट अ प्लेस कॉल्ड एज शर्म एल शेख. एंड कॉप 28 जो है यूएई के अंदर होगा, ठीक है. कॉप 26 देखिए ऑलमोस्ट अपना एंडिंग के लिए चल रहा है, ठीक है. और अपना इसका जो फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट है दैट इज बीइंग कंपाइल्ड नाउ फॉर अ फाइनल ड्राफ्ट. ऑल कंट्रीज हैव टू अग्री टू एवरी वर्ड इन द टेक्स्ट एग्रीमेंट, ठीक है. जो जो चीज़ें डिसाइड होंगी उसको हर एक कंट्री को मतलब वो चीज़ मंजूर होनी चाहिए. कॉप 26 की बात करें, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. जो पेरिस एग्रीमेंट हमारा 2015 में हुआ था, इसके जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है उसी को गाइड करने की बात की जा रही है. उसी के लिए एक प्रॉपर रूल बुक बनाया जा रहा है जो कि इसको फॉलो करेगा. पेरिस एग्रीमेंट क्या बोल रहा था, दैट वी हैव टू कीप अ टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस. हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं ताकि हम इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रख सकें. जैसा हमें पता है जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल हैं उसके इंक्रीज 1.2 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं. नाउ वी हैव टू वर्क ताकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रख सके, ओके. एंड इसका मेन इशू क्या है, मेन इशू इट इज़ अबाउट द क्लाइमेट फाइनेंसिंग. कल हमने क्लाइमेट फाइनेंसिंग को डिटेल में देखा था. लेट्स सी इट अगेन. देखिए इंडिया और चाइना और जितनी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर पुशिंग द डेवलप्ड कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज हैं उनको पुश किया जा रहा है दैट दे शुड प्रोवाइड 100 बिलियन एनुअली अंटिल 2020, ठीक है. देखिए ये पहले प्लान था 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट आया था. ये प्लान था कि 2020 तक, अगले 5 सालों तक जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन पर ईयर देगी. बट क्या किया गया है, डेवलप्ड कंट्री बोल रही है कि 2023 और 24 तक हम ये पैसा पे करने को रेडी हैं. बट इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे आर सेइंग कि सिर्फ 23 या 24 तक से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू गेट द मनी इवन आफ्टर 2025, ठीक है. 2025 के बाद भी पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज जितना क्लाइमेट चेंज का जितना बर्डन डेवलप्ड वर्ल्ड के ऊपर है उतना डेवलपिंग वर्ल्ड के ऊपर नहीं है, ठीक है. Now इसके अलावा ऑल्सो द फंड्स फॉर लॉस एंड डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन द कंट्रीज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स दे ऑल्सो बीइंग डिमांडेड. सो ये जो पैसे बोल रहे हैं 2023 और 24 तक ही देंगे, इसमें 2025 तक के से ज़्यादा देने का आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ऑलरेडी डेवलपमेंट कर चुकी हैं, काफ़ी डेवलप्ड हो चुकी हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी अभी अपने प्रोसेस में है, राइट. तो जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के कारण जो डैमेजेस हो चुके हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उसका कंपनसेशन भी डेवलप्ड कंट्रीज को देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है. नाउ इसके लिए एक नेट जीरो का अग्रीमेंट होता है, ठीक है. नेट जीरो के लिए इंडिया ने अपना टारगेट 2070 का रखा है. नाउ 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें 190 से ज़्यादा कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इस ग्लोबल टेम्परेचर को रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो लेकिन अभी इसको फिर चेंज करके 2 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम बोला कि 2 डिग्री सेल्सियस तक आपको रखना है और परस्यू करते रहना है, कोशिश करती रहनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे हमेशा, ठीक है. इंडिया हैज मेंटेन दैट कमिटिंग टू टारगेट विल रिक्वायर रिटायरिंग कोल प्लांट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. कि अचानक से ही हमें सारा का सारा बंद करना पड़ जाएगा, कोल प्लांट्स को बंद करना पड़ेगा और उसके बदले में रेन्यूएबल एनर्जी को सोर्सेस लाने पड़ेंगे. उसके लिए अचानक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए रूप में बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे. तो पैसे हमें कौन प्रोवाइड करेगा, वो पैसे की डिमांड की जा रही है डेवलप्ड इकोनॉमी से, ठीक है. इसके अलावा बोल रहा है कि अगर नेट जीरो के प्रोमिसेस को हम कंप्लीट करेंगे, अगर हम जितना भी डेवलपिंग वर्ल्ड है वो सब अगर क्लाइमेट चेंज के लिए कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, उनको अपने डेवलपमेंट को रोकना पड़ेगा. उस डेवलपमेंट को रोकने के लिए जो भी उनका घाटा होगा, जो भी लॉस होगा, उसका कंपनसेशन जो है दैट शुड बी पेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है. इसके अलावा इट ऑल्सो सेज दैट इंडिया आर्ग्यूज दैट कंट्रीज क्लेमरिंग फॉर नेट जीरो विल कंटिन्यू टू पॉल्यूट ऑन अ पर कैपिटा बेसिस बियॉन्ड देयर फेयर शेयर. कि कुछ कंट्रीज तो चलो कम कर लेंगे बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने नेट जीरो के बावजूद भी मतलब ये करती रहेंगी, एमिशंस करती रहेंगी. अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री ने बोला है कि 2050 तक हम अपने नेट जीरो अचीव करेंगे तो 2050 तक तो वो वैसे भी एमिशन करते रहेंगे. इंडिया ये बोल रहा है कि दे शुड ट्राई टू गेट टू दैट नेट जीरो एज सुन एज पॉसिबल. जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनको बोला गया है टू गेट टू नेट जीरो एज सुन एज पॉसिबल. और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ताकि वो अपने प्रॉपर नीड्स को कंप्लीट कर सकें, राइट. सो ये हमारा पहला टॉपिक था. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक कि
एजुकेशन के ऊपर पैंडेमिक का क्या इफेक्ट पड़ा है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी ये पता किया गया है कि दैट ओनली 20% ऑफ द स्कूल एज चिल्ड्रन इन इंडिया दे हैव एक्सेस टू रिमोट एजुकेशन। जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे तो घर बैठ के क्या सब एजुकेशन ले पा रहे थे? जी नहीं। ओनली 20% जो ऐसे लोग थे जो कि एजुकेशन को प्रॉपर्ली ले पा रहे थे ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और उनके अंदर भी सिर्फ 55% ऐसे थे जिनको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही थी। देखिए, अब 20% को मिल रहा था तो 80% ऐसे लोग थे जो कि स्कूल्स में एनरोल्ड थे पैंडेमिक से पहले, लेकिन उसके बावजूद उनको एजुकेशनल सर्विसेज नहीं मिली। ठीक है, उसके रीज़न क्या थे? रीज़न वही सब थे कि पुअर डिजिटल कनेक्टिविटी थी, पुअर सिग्नल थी, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट था, जिसके कारण बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाए। देखिए, पैंडेमिक के टाइम में डिजिटल कनेक्टिविटी जो है अराउंड 40% इंक्रीज हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सेस टू डिवाइसेस बहुत कम था, पुअर सिग्नल और डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट होने के कारण ये एजुकेशन जो है अच्छी तरीके से फैल नहीं पाया। देखिए, सिचुएशन उन एरियाज़ में और ज़्यादा ख़राब था जहाँ पर जो हाउस होल्ड, जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, जो फादर एंड मदर हैं, दे वर ऑफ लो एजुकेशन लेवल्स। वो ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, दे वर इलिटरेट। उसके कारण उनको एजुकेशन की उतनी अच्छी वैल्यू नहीं पता थी, एंड दैट्स वाई दे did not try to get their children to learn something during this particular pandemic. Okay, now इसके बाद देखें, the global coronavirus pandemic impacts 1.5 billion students। ठीक है, अराउंड 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स एंटायर वर्ल्ड के अंदर ये इंपैक्ट हुए हैं। इसके अलावा 89% ऑफ यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न। ठीक है, जो कि चिल्ड्रन दे शुड नॉट बी डिवॉइड ऑफ द एजुकेशन, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 ईयर तक स्कूलिंग सारी की सारी बंद रही थी, एंड जितने भी लो इनकम कंट्रीज़ में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा चाइना चाइना की बात करें, चाइना ने 180 मिलियन स्टूडेंट्स से ज़्यादा लोगों को टेलीविजन के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड किया था। तो दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन चाइना। ठीक है, इसके अलावा देखिए, कोविड-19 की क्राइसिस के टाइम में डिजिटल डिवाइड का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगर यूनाइटेड नेशन की बात माने तो 3 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं था, उनके कारण उनको एजुकेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, नाउ मैनी इंस्टीट्यूशन दे हैव ग्रेट challenges in effective use of technology to drive student access. Only 50% have a student success via this particular program. तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कोशिश तो किया, बट दे कुड नॉट गेट 100% प्रोग्राम। बहुत सारी जगहों पर कम था। ठीक है, एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ये पाया गया कि मेंटल हेल्थ का इशू भी स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी बढ़ गया, अप टू अराउंड 92%। ठीक है, नाउ अगर एजुकेशन और पैंडेमिक से रिलेटेड चीज़ें देखिए, हम देखिए ये क्वेश्चन अभी ऑलरेडी 2020 के GS1 मेंस के पेपर में पूछा जा चुका है। हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? इलेबोरेटिव आंसर। ठीक है, आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, अराउंड 2.5 पेजेस के अंदर आपको ये आंसर को लिखना है। 15 मार्क्स का ये आंसर है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में बताना है कि किस किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताने हैं, कुछ ऐप्स के बारे में बताने हैं, आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स के बारे में बताना है जो इनिशिएटिव्स लेते हैं और अलग तरीके से न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चों को एनरोल किया जा सके। राइट, आपको अलग तरीके से इसको डिस्कस करना था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अबाउट GRAP, दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फॉर दिल्ली एंड NCR। ठीक है, देखिए 2016 में इसको बनाया गया था, 2017 में इसको नोटिफाई कर दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। ये है क्या? नाउ ये एक इमरजेंसी मेजर्स है कि अगर कभी भी एयर क्वालिटी खराब होगी दिल्ली और NCR के आसपास की, तो क्या क्या इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए जाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम में, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स हैं। ठीक है, ये वो मेजर्स हैं जो लिए जाने चाहिए जब भी एयर क्वालिटी जो है NCR और दिल्ली में या फिर PM10 और PM2.5 जो है मॉडरेट कैटेगरी से नीचे चली जाएगी। ठीक है, सो मॉडरेट कैटेगरी से जब भी नीचे जाएगी तो उस टाइम में आपको GRAP के प्लान्स लेने होंगे। तो आपने आज का न्यूज़ देखा होगा, जो GRAP को फिर से लगाने की बात की जा रही है, स्टार्ट करने की बात की जा रही है, बिकॉज दिल्ली में लगातार ही एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है। देखिए, अगर इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सिवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच गया तो वो ये भी बोल सकता है कि स्कूल्स को कुछ दिनों के लिए बंद करना है और ऑड इवन रूल को फिर से स्टार्ट करना होगा। ताकि कुछ पर्टिकुलर व्हीकल्स जो हैं जिसके नंबर प्लेट के लास्ट में ऑड है, वो दैट विल मूव ऑन अ पर्टिकुलर डे, एंड बाकी जो है वो इवन वाले डे पे मूव करेंगे। राइट, ये देखिए दिल्ली और NCR के अलावा ये हरियाणा, राजस्थान और यूपी में भी एप्लीकेबल है। सो दीज आर द ओनली 5 स्टेट्स जहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ एप्लीकेबल है। देखिए, दीज आर द एक्शन प्लान्स। इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू कि किस तरीके के एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं। देखिए, अगर बोला गया है कि जब भी कैटेगरी, जैसे हमने हमें पता है कि जब भी मॉडरेट एयर क्वालिटी हो जाएगा वहाँ से ये GRAP इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होता है। तो देखिए, जब भी मॉडरेट से लेकर पुअर तक रहेगा, या फिर PM2.5 जो है, देखिए 61 से लेकर 120 तक, और PM10 जो है 101 से लेकर 350 के बीच में हुई, इन तीनों से किसी कैटेगरी में भी ये पर्टिकुलर एक्शन प्लान है जो फॉलो करने होंगे। देखिए, गार्बेज बर्निंग को पूरी तरीके से बंद करना होगा, उसके ऊपर हैवी फाइन्स लगा देंगे। जितने भी लोग पॉल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर प्रॉपर फाइन्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह लगाया जाएगा। प्रॉपर मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग की जाएगी ताकि जितने भी चीज़ें हैं, किसी चीज़ में आग लगा कर उसके कारण पॉल्यूशन ना फैल जाए, एंड डिफरेंट डिफरेंट ये ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अगर वो वेरी पुअर में पहुंच गया तो डीजल के जितने भी जनरेटर्स हैं उनको बंद करना है।
जो पार्किंग फीस है उसको 3 to 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गाड़ियों को कम से कम यूज़ करें, ठीक है। बस और मेट्रो सर्विसेज को इंक्रीज करेंगे, एंड दीज आर डिफरेंट मैकेनिज्म। फिर देन कम्स सिवियर मैकेनिज्म एंड फाइनली कम्स इमरजेंसी। जब भी PM2.5 देखिए आप, 300 अगर 300 माइक्रोग्राम तक पहुंच जाएगा और PM10 जो है 500 तक पहुंच जाएगा, और वो अगले 48 आवर्स तक इसी कैटेगरी में रहता है, यानी कि 2 दिन तक रहता है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। स्टॉप द एंट्री ऑफ ट्रक्स एक्सेप्ट दोज कैरिंग एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल कमोडिटीज के अलावा सारे के सारे ट्रक्स को बंद करने हैं। जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है सबको बंद करना है। ऑड इवन स्कीम को विदाउट एग्जाम्पशन, कोई भी एग्जाम्पशन नहीं देना है, ऑड इवन स्कीम को पूरी तरीके से लागू करना है। एंड फाइनली कुछ एक टास्क फोर्स बनाना है जो कि वहां पर एडिशनल स्टेप्स लेगा। तो दीज आर सम ऑफ द मैकेनिज्म्स, किस तरह ये GRAP काम करता है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर द रीजंस कि विंटर पॉल्यूशन आते क्यों है दिल्ली के अंदर। देयर 4 रीजंस मेनली। पहला तो हमें नॉर्मल है कि व्हीकल के कारण जो एमिशंस होते हैं, इंडस्ट्री के कारण एमिशन होते हैं, उसके कारण बहुत सारा जो स्मोक है, धुआं है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है, उसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन आता है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग होता क्या है, देखिए राइस का जो पैडी होता है, पैडी जो होता है उसके जो प्लांट्स होते हैं ना, उसके नीचे वाला जब उसको काटते भी है ना, तो वो छोटा सा पार्ट रह जाता है, ठीक है, वो कटता नहीं है। उसके कारण क्या होता है, फार्मर्स को बहुत टाइम लगता है उसको पूरे को हाथ से निकालने में, बिकॉज उनके पास बहुत कम टाइम होता है नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने के लिए उनके पास बहुत ही कम टाइम होता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे इस फील्ड में आग लगा देते हैं। आग लगाने के कारण क्या होता है, जितने भी शैफ्ट्स बचे होते हैं, जितने भी शाफ्ट बचे होते हैं, वो सबके सब जल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इट कॉजेस अ ह्यूज पॉल्यूशन प्रॉब्लम कॉज करता है पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर। थर्ड इज जेट स्ट्रीम अगर साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो उसके कारण जितना भी पॉल्यूशन विंटर ईस्टर्न साइड में होता है, वो सारा का सारा वेस्टर्न साइड में आ जाता है, दिल्ली के साइड में आ जाता है, और उसके कारण पॉल्यूटेंट्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं। नाउ इसके कारण ये फोर्थ चीज़ भी होती है कि विंड यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा स्टैग्नेटेड है दिल्ली के साइड में। लोअर विंड है पहली बात, तो वो ज़्यादा इजीली मूव नहीं करती है। उसी कारण अगर जेट स्ट्रीम के मूव करने के कारण पॉल्यूटेंट अगर दिल्ली के साइड में आएंगी तो वहाँ पर रुक जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, लॉकड अप हो जाएंगे पॉल्यूटेंट्स, और वहाँ पर की वेदर कंडीशन में पूरा पॉल्यूशन फैल जाएगा, जिसके कारण स्मॉग फैल जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। Now let's talk about the next topic that has come in the news. नोरोवायरस अभी केरला के अंदर फैलना स्टार्ट हो गया है। नोरोवायरस बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होता है, बहुत बुरी तरीके से फैलता है, एंड इट कॉजेस डायरिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। नाउ इट कैन स्प्रेड बाय कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसे अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तो डायरेक्टली फैलना शुरू हो जाएगा, या फिर कोई भी अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड फूड है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने वो खाना या खाना बनाया है या फिर वाटर को छू रहा है, तो वहाँ से ये फैल सकता है नोरोवायरस। इसके अलावा कोई भी अगर कंटामिनेटेड सर्फेसेस है, अगर हम उसको अपने हाथ से छूकर उस हाथ को अपने बॉडी पार्ट्स में लगाते हैं या फिर उसको अपने मुंह तक लेके जाते हैं, तो क्या होता है, वो डायरेक्टली नोरोवायरस हमारे अंदर भी अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, वॉमिटिंग, डायरिया, इसके अलावा स्टमक पेन एंड नोजिया। देखिए इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन और स्टमक, जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज द पर्टिकुलर इंटेस्टाइन एंड दिस इज स्टमक। इन दोनों पार्ट्स में ये डायरेक्टली वो कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। देखिए जो सिम्टम्स आते हैं वो 12 घंटे से लेकर 48 आवर्स तक के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, और वो 1 से 3 दिनों तक ये सिम्टम्स रहते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोरोवायरसेस हैं, सो ऐसा नहीं है कि जिसको एक बार हो गया उसको दोबारा नहीं होगा। इट कैन बी कॉन्टेक्टेड मल्टीपल टाइम्स। लेकिन इसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी हमारी बॉडी डेवलप कर लेती है, लेकिन एक्सपर्ट्स को भी ये 100% नहीं पता है कि वो इम्यूनिटी की लॉन्गेविटी कितनी है, कितने दिनों तक वो इम्यूनिटी रहता है, और कब जाकर वो खत्म होता है, ये कंफर्म नहीं है। कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं फ्रॉम स्प्रेडिंग, वॉशिंग ऑफ हैंड्स फ्रीक्वेंटली। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे माउथ तक कोई चीज़ वायरस पहुंचेगा ही, नोरो वायरस, तो हमें होगा नहीं। तो अगर हम अपने हाथ को प्रॉपर्ली धोते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो नोरो वायरस नहीं फैलेगा। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है फॉर दिस वायरस। एक सिंपल तरीका है कि देखिए डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है, जैसा हमें देखिए हमें पता है कि इसका जो मेन प्रॉब्लम्स है वॉमिटिंग एंड डायरिया है, तो दोनों के कारण ही क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाती है और डिहाइड्रेशन कॉज होता है बॉडी के अंदर। उसी कारण ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स इज एन मस्ट। तो आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड जो है आपको वो खाते रहने चाहिए, पीते रहना चाहिए। देखिए ये फेटल नहीं है, इट इज़ नॉट फेटल, बट इट कैन कॉज डिजीज जो कि आगे जाकर सिवियर कर सकता है एंड डेथ कॉज कर सकता है, ठीक है। नाउ इस इन्फेक्शन की बात करते हैं। 1929 में इसको एक न्यू नेम दिया गया था, विंटर वॉमिटिंग डिजीज। ये एक कंटेजियस वायरस है दैट कॉजेस वॉमिटिंग एंड डायरिया। डायरिया, वॉमिटिंग एंड स्टमक पेन, इसके 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि होते हैं। पहला आउटब्रेक इसका ओहायो में नॉर्वॉक नाम का एक प्लेस है, 1968 में वहाँ पर हुआ था ये, ठीक है। नाउ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के कारण ही इसका होता है। इसके अलावा कंटामिनेटेड फूड या वाटर अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके कारण भी ये फैल सकता है। इट इज़ लीडिंग कॉज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा टचिंग द कंटामिनेटेड सर्फेसेज एंड उसके बाद हमारे माउथ तक उसको लेके जाना, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर जो कि हमारे अंदर नोरोवायरस को लेके आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। पाकिस्तान ने रिसेंटली बोला है कि दे विल अलाउ द ट्रांजिट फैसिलिटीज ऑफ इंडियन वीट।
देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली जब इंडिया में के अंदर एनएसए मीट चल रहा था, जो कि हमारे अजीत डोवाल सर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कर रहे थे, ठीक है, ऑन अफगानिस्तान इशू, उसी टाइम पाकिस्तान ने ट्राइका प्लस अग्रीमेंट की मीटिंग बुलाई थी, जिसके अंदर यूएसए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान, ये पांचों हैं, ठीक है, इन पांचों ने मीटिंग की थी। उसके अंदर क्या हुआ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वो बोला था कि प्लीज हेल्प अस आउट, हमारे यहाँ पे हंगर क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अफगानिस्तान ने बोला था, सॉरी पाकिस्तान ने बोला था दैट ठीक है, वी विल अलाउ कि अगर इंडिया वीट भेजना चाहती है अपनी कंट्री से, तो हम डायरेक्टली पाकिस्तान के होते हुए मतलब के थ्रू अफगानिस्तान जाने को अलाउ कर देंगे। तो ये इंडिया है या पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, डायरेक्ट लैंड रूट है उसका, तो जाने के लिए अलाउ कर दिया गया है। और पाकिस्तान इसको बोल क्या रहा है, इट इज़ अ फेवरेबली कंसिडरेशन, बोल रहा है कि हम फेवर कर रहे हैं इंडिया एंड अफगानिस्तान दोनों के ऊपर ना। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसने प्लान किया है कि वो एक कंसाइनमेंट भेजेगा वीट फ्रॉम इंडिया टू डील विद अनफोल्डिंग हंगर क्राइसिस इन अफगानिस्तान, जो भी क्राइसिस चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया, ओके। इसके अलावा दिस इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो अगर हम डायरेक्टली एक लैंड रूट ढूंढ ले, तो दैट पर्टिकुलर लैंड रूट जो है वो डायरेक्टली वो कर सकता है, अफगानिस्तान तक वीट पहुंचा सकता है, ठीक है। ओके, तो हमें ये ढूंढना है इस पर्टिकुलर लैंड रूट को। नाउ इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है विद पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया बहुत कम इंपोर्ट करता है बट बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान। 2015-16 में जब उरी अटैक्स हुए थे, तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंडिया ने कम कर दिया था टू पाकिस्तान, और 16% तक कम हो गया था। अराउंड $1.82 बिलियन का घाटा पड़ गया था पाकिस्तान को अचानक से, मतलब ये हो गया था, उनके पास सामान आना कम हो गया था एज कम्पेयर टू 2015। नाउ टेंशन्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बट इसके बावजूद थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड जो है लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया के टॉप 50 ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर था अराउंड 2 से 3 साल पहले, 2018-19 में। लेकिन 2019-20 में लगातार जो पुलवामा अटैक्स एंड डिफरेंट टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, उसके कारण इट वाज पुश्ड बैक और उसको हटा दिया गया था। पिछले 2-3 सालों के अंदर क्या हुआ है, कॉटन एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है पाकिस्तान को, 50% से ज़्यादा यही चीज़ें हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, डाइंग एंड टैनिंग एक्सट्रैक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, ये वो चीज़ें हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करती है। देखिए अगस्त 2019 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने ट्रेड बैन लगा दिया था इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया ने जो जेएनके के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं और जेएनके को जो यूनियन टेरिटरी से हटाकर सॉरी स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया है, उसके कारण ये बैन लगा रहे हैं। बट द मेन रीजन क्या था, मेन रीजन ये था कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को एमएफएन की स्टेटस से हटा दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्टेटस से हटा दिया था। मोस्ट फेवर्ड नेशन एक डब्ल्यूटीओ का मैकेनिज्म है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि हर एक कंट्री के साथ हम प्रॉपरली सेम तरीके से वो करेंगे, बिहेव करेंगे, किसी के ऊपर हम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाएंगे। तो जैसे ही पाकिस्तान एमएफएन से हटता है, इंडिया ने क्या किया, उसके ऊपर 200% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू अगर 100 रुपीज़ थी, उस पर 200% ऐड कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू 300 रुपये हो गई। उसके कारण क्या हुआ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो गई और इंडिया के अंदर कोई उसको खरीद नहीं रहा था। उसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था पाकिस्तान को, ठीक है। तो एक्चुअल रीज़न ये था कि इंडिया ने 200% का जो टैरिफ लगाया था, उसके कारण पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ट्रेड बैन लगा दिया था। लेकिन 2 साल के बाद अप्रैल 2021 में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ने बैन को लिफ्ट कर दिया और कॉटन और शुगर को अलाउ कर दिया है इंपोर्ट के लिए। हुआ क्या, हुआ ये है कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, अचानक से उसके अंदर रॉ मटेरियल की कमी आ गई, बिकॉज उनका जो डोमेस्टिक कॉटन का प्रोड्यूस हो रहा था बहुत ही कम हो रहा था, ठीक है। उसके कारण शॉर्टेजेस आ गए और इंडिया से उनको एक्सपोर्ट करना पड़ा, मतलब इंपोर्ट करना पड़ा। इसके अलावा कॉटन और शुगर इंपोर्ट वो इंडिया के अलावा यूएसए और ब्राजील से करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था आने में। इसी कारण ये इंडिया के लिए इनको बैन ओपन करना पड़ गया। अब देखिए, अगर आप यूपीएससी 2015 और 2012 के क्वेश्चन देखेंगे, तो मेंस में ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हैं जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आया था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर से, और सेकंड जो आया था वो इंडस वाटर ट्रेड के ऊपर से आया था। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है ट्रेड के ऊपर भी आ सकता है, सो आप ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर मेंस में भी स्पेशली ये क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज लगातार ट्रेड जो है चेंजेस हुए हैं, ट्रेड में काफ़ी चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी प्रॉबेबल है, आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, काशी विश्वनाथ एक टेंपल है जो कि वाराणसी के अंदर है, लॉर्ड शिवा का टेंपल है, जो कि गंगा के वेस्टर्न घाट पे प्रेजेंट है ये, और ये 12 ज्योतिर्लिंगास में से एक है, ठीक है। अब ये एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो कि पूरे के पूरे एरिया को मेकओवर प्रोवाइड कर रहा है। देखिए आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और ये पूरे के पूरे एरिया को चेंजेस ला रहा है वहाँ पर, और उसके आसपास के जो एरियाज है वहाँ पर भी काफ़ी चेंजेस लाकर उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नाउ ये टेंपल जो है लास्ट टाइम जो रेनोवेट हुआ था इन 1780 हुआ था बाई अहिल्याबाई होलकर, जो कि मराठा क्वीन थी, उनके द्वारा लास्ट टाइम किया गया था। उसके बाद अभी तक ये रेनोवेट नहीं हुआ है, इसलिए अब ये एक नया ये इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में इस पर्टिकुलर टेंपल को भी फिर से रेनोवेट किया जा रहा है। नाउ दिस प्रोजेक्ट विल डायरेक्टली कनेक्ट गंगा का मणिकर्णिका घाट जो है उससे ललिता घाट को भी डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक। आरबीआई ने एक नया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम स्टार्ट किया है इन 2021।
इसके अंदर अभी इससे पहले हमारे 3 डिफरेंट टाइप के ओम्बुड्समैन स्कीम हुआ करते थे। बैंकिंग के लिए अलग था जो कि 2006 में आया था, एनबीएफसीज के लिए 2018 में आया था एंड डिजिटल के लिए 2019 में आया था। इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल ट्रांजेक्शन ओम्बुड्समैन स्कीम बना दिया गया है। ये आरबीआई ने बनाया है अंडर द पावर कन्फर्ड बाई आरबीआई को। देखिए 3 जगहों से पावर मिलती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, आरबीआई एक्ट 1934 से एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 से। ठीक है, इन तीनों जगह से आपको ध्यान होना चाहिए कि तीनों से ही पावर मिलती है आरबीआई को। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी के अंदर। ठीक है, नाउ दिस स्कीम विल प्रोवाइड कॉस्ट फ्री रिड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेंट्स वगैरह कर सकता है। देखिए आरबीआई जितने भी बैंक्स को एंड एनबीएफसीज को एंड जितने भी अर्बन एंड कोऑपरेटिव सबको जो रेगुलेट करता है, उनमें से किसी के अगेंस्ट में आपको कोई भी कंप्लेन करना है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू आरबीआई एंड कंप्लेन अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। आप उस ऑम्बुड्समैन से मिल सकते हो अगर वो बैंक आपका 30 डेज के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता है तो। नाउ इससे पहले क्या होता था कि जिसको भी कंप्लेन करना है उसको जाकर बताना होता था कि मैं किस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन अभी क्या किया गया, वो स्कीम हटा दिया गया है। बोला गया है कि आपको स्कीम बताने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप ये बोल सकते हो कि देयर इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस। डेफिशिएंसी इन सर्विस इज नाउ अ ग्राउंड। इसको एक नया ग्राउंड बना दिया गया टू फाइल अ कंप्लेन। सिंपली आप इस पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर ही कंप्लेन लिखा सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पे गया था बट मुझे ये पर्टिकुलर सर्विसेज प्रॉपर्ली नहीं मिले। ठीक है, उसके कारण मतलब आप कंप्लेन लिखा सकते हो। इससे पहले क्या होता था, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर बिना किसी रीजन के कंप्लेन लिखाने जाए तो उसकी उसकी कंप्लेन को फाइल नहीं करते थे और बोलते थे कि इट इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्राउंड। ठीक है, लेकिन अब इसको ऐसा नहीं बोला जाएगा। अब उसको डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के स्कीम के अंदर ही उसको फाइल करनी पड़ेगी कंप्लेन को। इसके अलावा द स्कीम हैज डन अवे विद जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच ओम्बुड्समैन ऑफिस। देखिए अगर आप देखेंगे टोटल पहले 3 अलग अलग टाइप की ओम्बुड्समैन ऑफिस थे, अब तीनों को हटा करके सिंगल बना दिया गया है। इसके अलावा एक सेंट्रलाइजिंग रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है चंडीगढ़ में बाई आरबीआई, जहां पर कोई भी फिजिकल या फिर ईमेल कंप्लेंट आएगा उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाएगा। इसके अलावा जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है आरबीआई का, उसका जो डायरेक्टर इंचार्ज होगा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज होगा, वही इस पर्टिकुलर ऑम्बुड्समैन स्कीम का इंचार्ज होगा। ठीक है, इसके अंदर कमर्शियल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दोनों ही इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम हो सकती है। ओके, ये हमारा आज का रिवीजन था, ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, एनालिसिस था। अब इसको हम प्रॉपर्ली शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। नो, आपको ये आंसर्स ट्रू या फिर फॉल्स के स्टेटमेंट में देने हैं। आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं, इसके आंसर हम आपको कल बताएंगे, कल के वीडियो में बताएंगे। ओके, द स्टेटमेंट्स आर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द COP27 हैज बीन प्लान टू बी होस्टेड बाय यूएई। GRAP जो है, इट हैज बीन मेड टू मॉनिटर द पॉल्यूशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Norovirus can stay dormant in human body and show symptoms after 1 month. Pakistan has trade surplus with India in last 5 years. Kashi Vishwanath Temple is situated on the bank of Ganga River. RBI has launched integrated ombudsman scheme under its power of RBI Act 1934. And the final question is, इसी से related है, that the complainant just needs to specify the scheme under which it wishes to file the complaint. ठीक है, ये आज का था। अब हम कल का देख लेते हैं, कल के हम आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया हैज आस्क्ड फॉर $1 ट्रिलियन टू फाइनेंस इट्स क्लाइमेट नीड्स। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ये उसने खुद के लिए नहीं बोला है, उसने पूरे के सारे डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए बोला है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनीज दे हैव नॉट येट अग्री टू इन्वेस्ट मनी इन ISA। दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज प्राइवेट जो कंपनीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसके अंदर पैसा डाल रही है। Now, increasing the width of roads will lead to decrease in calamities like landslide in Himalayas. This is a wrong because ये decrease नहीं करेगा, ये increase कर देगा। फोर्थ इज accused is kept in jails in judicial custody. This is a true statement। जो हमें पता है कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में ये डिफरेंस होता है। पुलिस कस्टडी के अंदर जो है पुलिस लॉकअप में डाला जाता है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर जेल्स में डाला जाता है। ठीक है, नाउ फ्रांस ने फाउंड किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इंडिया प्लस फ्रांस दोनों ने साथ में मिलकर 2015 में कंसेप्चुलाइज किया था, 2018 में इसको बनाया था। एंड फाइनली यूएसए इज अ सनशाइन कंट्री, सो इट हैज बीन इंक्लूडेड इन ISA। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। यस, इट हैज बीन इंक्लूडेड इन ISA, दिस इज राइट, बट यूएसए इज नॉट अ सनशाइन कंट्रीज। कल हमने बात की थी सनशाइन कंट्रीज के बारे में। सनशाइन कंट्रीज वो होती हैं, अगर ये ग्लोब है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक कंट्रीज। ऑल द कंट्रीज दैट आर बिटवीन ट्रॉपिक्स, दे आर सनशाइन कंट्रीज एंड यूएसए इज हियर, राइट? सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सनशाइन कंट्रीज। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।